एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही थी, लेकिन इसी बीच में हमारे पास डेट सीट आ गई है। फर्स्ट ईयर के सितंबर 2020 में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जो एग्ज़ाम जून 2020 में होने चाहिए थे वो सितंबर में हो रहे हैं, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो 17 सितंबर को फर्स्ट एग्ज़ाम होगा MPC 001 का और 26 सितंबर को सेकेंड एग्ज़ाम होगा MPC 002 का और 29 सितंबर को MPC 003 का थर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद आप अक्टूबर में एग्ज़ाम देंगे। फर्स्ट एग्ज़ाम होगा आपका 1 अक्टूबर को, जो कि होगा MPC 005 का, और 6 अक्टूबर को होगा MPC 006 का, और लास्ट जिसमें हमें सबसे कम डेज मिले हैं प्रिपरेशन करने के लिए वो है 8 अक्टूबर को MPC 004 का। तो क्योंकि पूरा सिलेबस हम कवर नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे, सीरीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ MPC 001, क्योंकि 17 सितंबर को हमें फर्स्ट जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो है MPC 001 ही। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जिसका क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का 2019 के जून एग्जाम में आ चुका है। 450 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो एज यू कैन सी, डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफरेंशिएट बिटवीन वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। मीन्स कि आपको यहाँ बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या कहते हैं, उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग आपको कंप्लीट इलेबोरेट करना है, एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स कि हम जानेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है थिंकिंग प्रोसेस का। अगर हम जनरली बात करें तो अगर किसी भी नॉर्मल पर्सन से अगर हम पूछें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, देन ही कैन से दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट और डिफरेंस बिटवीन टू सिचुएशंस। और इसमें एक चीज़ है जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं और वो होता है हमारा गोल। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो टिपिकली 3 मेजर स्टेजेस को इन्वॉल्व करती है। पहला है प्रेपरेशन, दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ सोल्यूशन, एंड लास्ट और थर्ड हमारा होता है इवैल्यूएशन ऑफ सोल्यूशन दैट हैव बीन जनरेटेड। अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को किस तरीके की थिंकिंग के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनसाइट का यूज़ करके या इनसाइट को ना भी यूज़ करके भी सॉल्व किया जा सकता है। या हम 2 तरीके की थिंकिंग यूज़ करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग एंड सिंथेटिक थिंकिंग, और मेटाकॉग्निशन इसके साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब हम एट लास्ट ये कह सकते हैं कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो बहुत सारे दूसरे हैं, उसी की तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक बहुत ही डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के थिंकिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं। और थिंकिंग प्रोसेसेस कौन से सिलेक्ट किए जाएंगे, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। इसको अगर थोड़ा और इलेबोरेटिव तरीके से समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि कॉग्निटिव प्रोसेसिंग जो है उसका एम होता है टू फिगर आउट हाउ टू अचीव अ गोल, और इसी को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो प्रॉब्लम सीकर है, मतलब जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, वो एक ऐसा मेथड ढूंढ रहा होता है जिससे कि वो अपनी करंट स्टेट, जिसमें कि वो प्रॉब्लम उसको दिखाई दे रही है, वो उसे ट्रांसफॉर्म कर पाए अपने डिज़ायर्ड स्टेट में, जिसे हम गोल स्टेट भी कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसका अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं पता होगा। Thus, the hallmark of the problem solving is the invention of a new method for addressing a problem. Means कि अगर हम बात करें कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसका मेन मोटिव होता है कि हम वो मेथड को इन्वेंट कर लें कि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर हम फेस करेंगे, देन वी विल यूज दिस काइंड ऑफ मेथड। इन दिस डेफिनेशन हम 3 पार्ट्स को देखते हैं। तो 3 पार्ट्स में पहला पार्ट आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कोऑग्निटिव। मीन्स कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कोऑग्निटिव है। दूसरा पार्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस। मीन्स ये कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है। थर्ड पार्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डायरेक्टेड। मीन्स इसका एक डायरेक्शन होता है। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम समझें, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कोऑग्निटिव, इसका मतलब है कि ये हमारे माइंड में इंटरनली ऑकर होती है, और अगर इसे हम बाहर दिखाते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है, ये हमारे बिहेवियर में इनडायरेक्टली शो हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस, ये हमारा दूसरा पार्ट आ जाता है इस डेफिनेशन का, जो कि ये कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज एक्चुअली अ प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेशन ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। मीन्स कि हम जो हमारे पास नॉलेज है उसको मैनिपुलेट करते हैं, देन वी सॉल्व आउट द प्रॉब्लम, एंड जो हमारे पास सोल्यूशन आता है एक्चुअली वो हमारा गोल होता है, नॉट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो
दिस इज प्रूफ दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस. नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डायरेक्टेड. मीन्स इसका एक डायरेक्शन होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है. इट इज ऑलवेज गाइडेड बाय द गोल्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्वर. मीन्स कि जो प्रॉब्लम सॉल्वर है उसके जो गोल्स हैं उससे हमेशा ये गाइड होता है. The definition of problem solving covers a broad range of human cognitive activities. Means कि जब हम problem solving का एरिया देखते हैं कि कहाँ तक फैला होता है, तो हम देखेंगे human cognitive activities का एक बहुत बड़ा रेंज ये अपने आप में कवर करता है. इसमें हम including educationally relevant cognitions like figuring out how to manage one's time or writing an essay on a selected topic, summarizing the main points of a textbook section, or solving an arithmetic problem, or determining whether a scientific theory is valid for conducting experiments. Means कि हम जब उसमें देखते हैं कि कौन कौन से cognitive activities हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि कोई इंसान ये problem लेकर अपना सोल्यूशन ढूंढने लग सकता है कि वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करे. किसी के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो किसी एक सिलेक्टेड टॉपिक पर किस तरीके से राइटिंग्स लिखे और कैसे वो एक बड़ी सी बुक है उसको समराइज करे. और जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे अर्थमेटिक में, मैथ्स में, तो वहाँ हम उन्हें कैसे सॉल्व करें. और कभी कभी हम ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देख सकते हैं कि कोई साइंटिफिक थ्योरी है, हम ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि उसको एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि वो वैलिड है या नहीं है. तो दीज आर द रेंज ऑफ ह्यूमन कोऑग्निटिव एक्टिविटीज़ जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एरिया है वो पूरा कवर करता है. अब बात करेंगे प्रॉब्लम होती कब है. मीन्स अ प्रॉब्लम अकर्स व्हेन अ प्रॉब्लम सॉल्वर हैज़ अ गोल बट इनिशियली डज नॉट नो हाउ टू अचीव द गोल. मीन्स कि प्रॉब्लम तब होती है जब प्रॉब्लम सॉल्वर के पास गोल तो होता है कि वो ये करना चाहता है, बट अभी फ़िलहाल जो जिस टाइम में है उस टाइम उसके पास वो तरीका नहीं है कि उसे वो गोल कैसे अचीव करना है. देन ही विल फेस अ प्रॉब्लम. दिस डेफिनेशन हैज़ ऑल्सो 3 पार्ट्स. मीन्स हम इसमें भी देख रहे हैं कि 3 पार्ट्स होते हैं. पहला कि करंट स्टेट, जिस स्टेट में पर्सन के सामने एक गोल आया है वो एक्चुअली उसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक स्टेज है, तो इसे हम कहते हैं द करंट स्टेट. द गोल स्टेट, ये वो स्टेट है जब हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे. मीन्स द प्रॉब्लम सॉल्वर वांट्स द प्रॉब्लम टू बी इन डिफरेंट स्टेट. मीन्स कि जो प्रॉब्लम है उसको वो चेंज करके एक डिफरेंट स्टेट में पहुंचाना चाहता है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द प्रॉब्लम फ्रॉम द करंट स्टेट इनटू द गोल स्टेट. इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉब्लम सॉल्वर है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना जो प्रॉब्लम है उसको ट्रांसफॉर्म कर दे करंट स्टेट से गोल स्टेट में. थर्ड पार्ट इसमें आ जाता है ऑब्स्टिकल्स. अगर ऑब्स्टिकल्स ना हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. इट मीन्स कि अगर हमें ये पता चल जाए कि किस तरीके से कोई गोल अचीव किया जाएगा, देन देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल्स. और हमें ये भी पता चल जाए कि कौन सा डेटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे गोल को अचीव करने में, सो देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल. इट मीन्स कि प्रॉब्लम सॉल्वर ये नहीं जानता है कि जो करेक्ट सोल्यूशन है वो क्या है, और या फिर जो इफेक्टिव सोल्यूशन मेथड है वो उसको नहीं पता है. दीज आर द ऑब्स्टिकल्स जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अ प्रॉब्लम इज पर्सनल. इट मीन्स कि हम जो अभी तक प्रॉब्लम की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें ये पता चलता है कि जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली पर्सनल होती है. सो दैट अ सिचुएशन दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर वन पर्सन माइट नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर अनदर पर्सन. यस, कि एक पर्सन के लिए एक जो सिचुएशन है, एक जो प्रॉब्लम है, वो माइट बी पॉसिबल कि वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जो दूसरा पर्सन है उसके लिए वो प्रॉब्लम ही ना हो. जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया गया है 3 + 5 इज इक्वल्स टू व्हाट. ये प्रॉब्लम एक 3 इयर्स के या 4 इयर्स के 5-6 इयर्स के बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो उसे प्रॉब्लमेटिक लग सकता है कि वो कैसे इसे प्लस करेगा, इसे प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसे नहीं समझ आएगा, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. बट लेकिन अगर आप इसी को किसी एडल्ट से पूछेंगे तो वो इजीली आपको जवाब दे देगा 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8. इट मीन्स इट इज नॉट प्रॉब्लम फॉर अ अडल्ट. तो ये प्रूव हो जाता है कि जो प्रॉब्लम होती है वो पर्सनल होती है. एक सिचुएशन एक पर्सन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं भी हो सकती है. अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की. तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन ली है जॉर्ज पॉलिया की, जो कि 1962 में उन्होंने दी है. सॉल्विंग अ प्रॉब्लम मीन्स फाइंडिंग अ वे आउट ऑफ अ डिफिकल्टी. उनका कहना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक्चुअली फाइंडिंग है, उस वे को फाइंड करना जिस डिफिकल्टी के दौरान.
So problem solving means finding a way around an obstacle. Obstacles के होते हुए भी हम जब अपने रास्ते खोज लेते हैं तब हम उसे problem solving कहते हैं. Problem solving means attaining an aim that was not immediately understandable. प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि हम उस एम को अचीव कर लेते हैं जो इमीडिएट अभी फिलहाल की परिस्थिति में वो अंडरस्टेबल नहीं है. सॉल्विंग प्रॉब्लम इज द स्पेसिफिक अचीवमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस इज द स्पेसिफिक गिफ्ट ऑफ मैनकाइंड. मीन्स कि जो जॉर्ज पॉलिया है उनका कहना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक्चुअली इंटेलिजेंस का एक स्पेसिफिक अचीवमेंट होता है और इंटेलिजेंस जो है वो मैनकाइंड का स्पेसिफिक गिफ्ट होता है. Solving problem can be regarded as the most characteristically human activity. Means कि हम ये कह सकते हैं कि problem solving जो है वो human activities में सबसे ज़्यादा बेहतर activity है. अब बात करेंगे differentiation between the well-defined problem and ill-defined problem. So let's start with the well-defined problem. In a well-defined problem, the nature of the problem and the information needed to solve it are अवेलेबल एंड क्लियर. मीन्स कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होगी जिसमें हमें नेचर ऑफ प्रॉब्लम भी पता है, उसमें किस इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो भी पता है और ये बहुत अच्छे तरीके से हमें अवेलेबल कराया गया है और इट इज़ वेरी मच क्लियर टू अस. सो वन कैन मेक स्ट्रेट फॉरवर्ड जजमेंट अबाउट द पोटेंशियल सोल्यूशन इज़ अप्रोप्रिएट. मीन्स कि अगर हमें जब सब कुछ पता ही है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जजमेंट कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन हमने निकाला है वो अप्रोप्रिएट है. Such as a mathematical question or jigsaw puzzle, both are the well-defined problems. Means कि अगर आप पूछें कि well-defined problem का क्या example होगा तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि mathematical equations जितनी भी होती हैं वो सभी well-defined problems का एक अच्छा उदाहरण है. Typically, well-defined problems fall into one of the three categories. For example, arrangement, including structure, एंड ट्रांसफॉर्मेशन. मीन्स कि जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं वो तीन कैटेगरीज में हो सकती हैं. नंबर वन इज अरेंजमेंट. मीन्स कि कोई प्रॉब्लम अरेंजमेंट से रिलेटेड हो सकती है. हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स अगर बनाते हैं देन वी कैन फाइंड आउट आवर सोल्यूशन. दूसरा जो हमारा कैटेगरी है वो है इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर. मीन्स कि हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाने की कोशिश करते हैं. देन हम ये देखते हैं कि जिस स्ट्रक्चर को बनाकर हमें हमारा सोल्यूशन मिल रहा है देन हम वहाँ से अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं. लास्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम अपने करंट जो स्टेट है जिसे हम प्रॉब्लम स्टेट कहते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं विद फॉलोइंग सम स्टेप्स टू द गोल स्टेट. मीन्स कि हम जो इनिशियल स्टेट है उसको गोल स्टेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में डाला जाता है. वेल डिफाइंड प्रॉब्लम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना और उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल होना बहुत ज़रूरी है. तो वो मैंने यहाँ पर लिया है कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होगी जिसमें गिवन स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम भी क्लियर है, गोल स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम भी क्लियर है एंड अलाउएबल ऑपरेटर्स मीन्स जिसे हम मूव्स कह रहे हैं, स्टेप्स कह रहे हैं, वो सब भी क्लियरली स्पेसिफाइड हैं. अब एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल है कि वाटर जार का एक प्रॉब्लम है जिसको आपको फिल करना है और फिल करके आपके पास यहाँ पर दिया गया है कि आप उस जार में पानी भर भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं. और आपको ये भी बताया गया है कि जो वाटर जार्स हैं वो उनकी जो यूनिट है मीन्स उनका जो वॉल्यूम है वो है 21 यूनिट, 127 यूनिट एंड 3 यूनिट्स. मीन्स कि 3 जार्स हैं आपके पास. एक में 21 यूनिट वाटर आ सकता है, एक में 127 यूनिट वाटर आ सकता है और तीसरा है जिसमें 3 यूनिट वाटर आ सकता है. और अब आपको यहाँ पर ऑब्टेन करना है 100 यूनिट वाटर इन अ जार. मीन्स एक जार में आपको 100 यूनिट वाटर क्या कहते हैं ऑब्टेन करना है. तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो आप यहाँ देखेंगे कि इट इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज कि जो गिवन स्टेट है वो बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड है कि हमारे पास 3 जार्स हैं, एम्प्टी जार्स हैं, जिनका साइज भी हमें पता है 21, 127 एंड 3 यूनिट्स. And goal state is also clearly specified. Means you have to find out 100 units of water in a one jar. According to the allowable operators are clearly specified. आपको moves क्या क्या करने हैं वो भी बिल्कुल clear है कि आप उसमें पानी भर भी सकते हैं, उसमें से पानी निकाल भी सकते हैं. Means ये moves हैं जो आप use कर सकते हैं. अब specific procedure आपको select करना है कि आप उसे कैसे करेंगे. वेल डिफाइंड प्रॉब्लम मे बी इधर रूटीन और नॉन रूटीन. मीन्स कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो रूटीन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं.
if you do not have previous experience with water jar problems, then finding the solution means कि अगर आपका water jar problem से पहला कभी कोई experience नहीं रहा है, तब आप इसे इस तरीके से find out कर सकते हैं कि आप एक जार जो 127 यूनिट्स का है उसको फिल कर लीजिए, उसमें से आप 21 यूनिट का जो जार है उतना पानी खाली कर लीजिए, फिर दूसरी तो अब आपके पास जो पानी बचेगा वो होगा 106 यूनिट्स, तब आप उसमें से जो 3 यूनिट वाला जार है उसको 2 बार खाली कर दीजिए। तो सिंपल सी बात है, आपके पास 100 यूनिट जो वाटर है एक ही जार में बच जाएगा, और ये आपके लिए एक नॉन रूटीन प्रॉब्लम होगी जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द वाटर जार प्रॉब्लम। Now let's talk about ill-defined problems. With an ill-defined problem such as how to bring peace, not only may the specific nature of the problem be unclear, the information required to solve the problem may be even less obvious. Means कि जो ill-defined problem होती है, हमने उसमें ना तो nature of the problem का clarification होता है, ना ही उसमें जो information required है to solve that particular problem, वो भी हमारे पास इतनी obvious नहीं होती है। In an ill-defined problem, the given state, the goal state and the operations are not clearly specified. Means कि ना तो हमें given state का अच्छी तरीके से clarification दिया जाता है, ना ही हमारे पास goal state clarify होता है, और ना ही वो operation, वो moves clear होते हैं जिनको कि हमें उसमें use करना है। For example, in the problem, write a persuasive essay in favor of year round schools. Means कि आपको एक essay लिखना है year round schools के बारे में। The goal state is not clear. अब यहाँ goal state जो है वो बिल्कुल clear नहीं है, because the criteria for what constitutes a persuasive essay are vague. क्योंकि जो essay लिखवाया जा रहा है उसके लिए जो criteria है वो बहुत ज़्यादा vague होते हैं, and the allowable operators such as how to access source of information are not clear. Means कि अगर हम उसमें जो operators हैं, allowable operators हैं, यानी कि जैसे जो हमें information है उसको किस तरीके से एक्सेस करना है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता। ओनली द गिवन स्टेट इज क्लियर, बस गिवन स्टेट हमें क्लियर होता है दैट वी हैव अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड वी हैव टू राइट डाउन एन एसे। इल डिफाइंड प्रॉब्लम कैन बी रूटीन और नॉन रूटीन। मीन्स कि जैसे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है वो भी रूटीन और नॉन रूटीन हो सकती है, इसी तरीके से इल डिफाइंड प्रॉब्लम भी रूटीन और नॉन रूटीन हो सकती है। इफ वन हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन राइटिंग, देन राइटिंग अ शॉर्ट एसे लाइक दिस वन इज अ रूटीन प्रॉब्लम। मीन्स कि अगर किसी पर्सन के पास ऐसे लिखने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, देन इस तरीके के जो ऐसे लिखना है वो उसके लिए एक रूटीन प्रॉब्लम हो जाएगी और वो बहुत अच्छे तरीके से लिख भी पाएगा। उम्मीद है आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके टाइप्स के बारे में दी गई है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट पार्ट है थिंकिंग प्रोसेस का। जनरली अगर हम बात करें तो ये एक कन्फ्लिक्ट है, दो सिचुएशंस के बीच का डिफरेंस है, और इसमें जो हम फाइंड आउट करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा गोल होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो 3 मेजर स्टेप्स को अपने अंदर इन्वॉल्व रखती है। वन इज प्रिपरेशन, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ सोल्यूशन एंड लास्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ सोल्यूशन दैट हैव बीन इमर्ज्ड। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी डन ईदर विद और विदाउट इनसाइट एंड यूटिलाइजेस एनालिटिकल एंड सिंथेटिक थिंकिंग अलॉन्ग विद मेटाकॉग्निशन। मीन्स कि हम यहाँ पर इनसाइट का यूज़ करें या नहीं करें ये हमारे पर डिपेंड करता है, और हम इसमें 2 तरीके की थिंकिंग यूज़ कर सकते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग एंड सिंथेटिक थिंकिंग। और दिस कैन बी सेड, मीन्स ऐसा कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कॉग्निटिव प्रोसेसेस और भी हैं, वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक डायनामिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टाइप की थिंकिंग प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं और वो टोटली डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ द प्रॉब्लम पर। अगर हम बात करें वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की, तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होगी जिसके बारे में हमें नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम और द मूव्स ऑफ दैट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स आर अवेलेबल एंड वेरी क्लियर। वन कैन मेक स्ट्रेट फॉरवर्ड जजमेंट अबाउट वेदर अ पोटेंशियल सोल्यूशन इज अप्रोप्रिएट। वेल डिफाइंड जो प्रॉब्लम है उसमें जो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है वो हमारे पास बिल्कुल क्लियर होता है कि हम 2 and 2 को प्लस करेंगे देन वी विल गेट 4, एंड इसको हम किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं और हमारे पास एक पोटेंशियल जो सॉल्यूशन है उसकी अप्रोप्रिएटनेस हम किसी से भी चेक करा सकते हैं। और इसके लिए जैसे कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिग्सा पजल्स हैं, ये सब वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें इल डिफाइंड प्रॉब्लम की, तो ये
उस तरीके की प्रॉब्लम है जिसमें ना तो हमें नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्लियर होता है, ना ही हमें इंफॉर्मेशन जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है वो बताई जाती है, और ना ही हमारा गोल पूरी तरीके से क्लियर होता है। उम्मीद है पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लीव कमेंट्स एंड हिट द बेल आइकन।